This conference will now be recorded. Testing of hypothesis. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल के और इंजीनियरिंग के हैं, तो यहां से हमें पता चलेगा कि हाइपोथेसिस के बारे में कौन कौन जानता है। तो हर बंदा अपनी अपनी राय दे जल्दी से कि हाइपोथेसिस किसे कहते हो। हाइपोथेसिस किसे कहते हो। बोलो, कोई नहीं बोल रहा। स्टेटमेंट गिवन आफ्टर ऑब्जर्वेशन। और बंदा भी होता है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन योर स्टेटमेंट। बिल्कुल सारे लोग सही कह रहे हो। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं बताता हूं कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। क्लेम अबाउट पॉपुलेशन on the basis of sample. Claim about population. Claim about population. Claim about population on the basis of sample. Claim about population on the basis of sample is known as hypothesis. यानी इसका मतलब क्या है, हम पॉपुलेशन के बारे में अगर कोई क्लेम करें जिसको आप कह सकते हो स्टेटमेंट। मतलब क्या है, हम कहते हैं कि जनाब जो यानी GFC एक जर्नल फैन कंपनी है, हम उसके मैन्युफैक्चरर हैं। हम कहते हैं कि ये जो जर्नल फैन कंपनी का पंखा है ये 20 साल तक चलेगा। ये जो आपने अपनी पॉपुलेशन के बारे में क्लेम किया है इसे हाइपोथेसिस कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। कि जिस पॉपुलेशन के बारे में आप क्लेम दोगे या कोई अपनी स्टेटमेंट दोगे, या एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि हम कहते हैं फलां कॉलेज के बच्चों का रिजल्ट 80% आता है, ये भी एक क्लेम है। हम कहते हैं जो एक लेज खाने वाला जो होता है उस पैकेट के अंदर 50 ग्राम लेज होते हैं, ये भी क्लेम है। किसी पॉपुलेशन के बारे में क्लेम या स्टेटमेंट देना हाइपोथेसिस कहलाता है, और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने को कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कि वो क्लेम ट्रू है या वो क्लेम फॉल्स है। हाइपोथेसिस के बारे में पता चला। हाइपोथेसिस के बारे में पता क्या है। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, क्लेम अबाउट पॉपुलेशन। फिर उसके बाद दूसरी बात आ जाती है नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। इसकी टाइप्स के अंदर नल हाइपोथेसिस, जिसको डिनोट किया जाता है H0 से, नल हाइपोथेसिस। वो जो हाइपोथेसिस दी है ना, उसके रिजेक्शन के क्या चांसेस हैं उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। A chances of rejection
a chances of rejection of claim, उस क्लेम के रिजेक्शन के चांसेस क्या हैं, क्लेम के रिजेक्शन के चांसेस क्या हैं, हम उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ये नहीं कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना, रिजेक्ट करने का नाम नहीं है, हम ये कहेंगे कि जो वो उसने कहा है कि 20 साल लाइफ है, हो सकता है नल लाइफ हो, तो उसको रिजेक्ट करने का क्या चांस है, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, चांसेस ऑफ रिजेक्शन। ओके होगी बात। फिर आ जाती है बात अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको डिनोट किया जाता है HA से या H1 से, HA से या H1 से। क्लियर होगी बात, डन होगी बात। अब ये क्या होता है, अ चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस द क्लेम, अ चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस द क्लेम, के जो क्लेम मैन्युफैक्चरर ने किया है उसके रिजेक्शन के क्या प्रोबेबिलिटी है और उसके एक्सेप्टेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके होगी बात। अब एक और बात जरा गौर से सुनिएगा, हमने इसमें एक और चीज भी देखनी होती है कि आगे जाकर जब हम टेस्ट करेंगे ना, तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही होगी, जो हमने जिसको देखकर रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना होगा, हमने देखना होगा कि जो हमने क्लेम किया है और जो एक्चुअल वैल्यू आई है उसका जो डिफरेंस है वो रियल डिफरेंस है या सैंपल की वजह से डिफरेंस आया है। यानी सपोज दैट आपने कहा कि जनाब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की लाइफ 17 इयर्स है, बात समझ लगी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की लाइफ एवरेज 17 इयर्स है, ये बात जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपने क्लेम कर दिया, ये आपका क्लेम हो गया कि आपने कहा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की एवरेज एज 17 इयर्स है, आपने ले लिया सैंपल, तो एज आई 18 इयर्स, आ गया डिफरेंस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है क्या वाकई डिफरेंस था या हमने सैंपल ऐसा सेलेक्ट किया जिसकी वजह से 18 साल हो गए। यानी हम देखेंगे कि रियल डिफरेंस है या डिफरेंस ड्यू टू चांस है, बाय चांस जिसे हम कहते हैं, डिफरेंस बाय चांस या ड्यू टू सैंपल या ड्यू टू, ये हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर टेस्ट करेंगे। एक तो हम रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिए टेस्ट तो करेंगे, दूसरा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर हमने ये भी देखना है कि जो एक्चुअल क्लेम किया गया और जो सैंपल लेकर रिजल्ट आया उनका जो डिफरेंस है, अगर रियल डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन के बारे में क्लेम गलत है। अगर बाय चांस डिफरेंस है, ये सैंपल इस तरह का सिलेक्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि वो पॉपुलेशन एक्सेप्टेबल है। रियल डिफरेंस होगा तो पॉपुलेशन रिजेक्टेड होती है और बाय चांस डिफरेंस हो तो हम उसको कहते हैं वो पॉपुलेशन एक्सेप्टेड है। यहां तक क्लियर होगी बात। अभी तक हमने सिर्फ 3 बातें सीखी, दोबारा मैं एक दफा बताऊंगा
क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस टॉपिक को मैंने इतना आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सैम्पलिंग फिर एस्टिमेशन, कि एक एक बात समझ लग जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर घसोनमुखी हो जानी है हमारे दरमियान, वो तो होनी है। ईद के बाद मैं सबके नाम लिख रहा हूँ। जो जो बंदा डिफॉल्टर है ना, जंबो उसके नसीब में लिखी जा चुकी है। तो ईदी के पैसे जाया मत करना, ईदी के पैसे संभाल के रखने हैं, ठीक है? क्योंकि मैं डेली की अटेंडेंस आपकी लगा रहा हूं, यहां से जैसे क्लास खत्म होती है अटेंडेंस देखता हूं कि आज कौन कौन से बंदे का नाम जंबो में लिखने हैं। तो कोई बंदा अपनी ईदी के पैसे जाया नहीं करेगा। चलें जनाब, आगे चलते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बाद, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बाद सबसे पहले हमने देखा हाइपोथेसिस, क्लेम अबाउट पॉपुलेशन, फिर हमने देखा नल हाइपोथेसिस कि उस क्लेम के रिजेक्शन के क्या चांसेस हैं, फिर हमने देखा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके एक्सेप्टेंस के क्या चांसेस हैं, और मैंने ओवरऑल बताया कि हम देख क्या रहे होते हैं कि जो सैंपल को देखकर डिफरेंस आया है वो एक्चुअल में डिफरेंस है या बाय चांस डिफरेंस है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर, एरर का मतलब है कोई गलती हमसे होनी है। कहता है व्हेन वी रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस, व्हेन, बल्कि व्हेन ना लिखो, वी रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस when it is true। कोई एरर हुआ है या नहीं? we reject a claim या null hypothesis when it is true, उसे कहते हैं टाइप 1 एरर। मतलब क्या हुआ, एक सही बंदा था, उसका इंटरव्यू भी ठीक हुआ, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो गलती कौन सी हुई? टाइप 1 एरर। गलती कौन सी हुई? टाइप 1 एरर। वी रिजेक्ट, जब सही चीज को रिजेक्ट कर दोगे तो टाइप 1 एरर होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड इट इज डिनोटेड बाय, आपको पता है अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन को ही कहते हैं, अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन को ही कहते हैं। तो फिर हारिस खान बताएगा टाइप 2 एरर क्या होता है। जी हारिस खान, टाइप 2 एरर के बारे में बताएं। हारिस खान मुझे टाइप के बारे में बताएगा। हारिस खान दूर बहुत रहता है, उसकी आवाज ही नहीं आती है। चलें किसी और से पूछ लेते हैं। सैफुल्ला जी मेरे भाई बताएं। We accept यानी कि हाइपोथेसिस जब के वो गलत हो। तकरीबन तकरीबन ठीक है, तकरीबन तकरीबन ठीक है। सना सईद, क्या अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं। सना सईद बताएं टाइप 2 एरर के बारे में। जी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही।
टाइप 2 एरर होता है वी एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। बिल्कुल जिसने भी बताया बिल्कुल ठीक बताया है कि वी एक्सेप्ट null hypothesis we accept null hypothesis when it is false। जब एक नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी और हम उसको एक्सेप्ट, गलत बंदे को एक्सेप्ट कर लेना टाइप 2 एरर, सही बंदे को रिजेक्ट कर देना टाइप 1 एरर। बात क्लियर हुई यहां तक या नहीं? हमने 5 टोटल डेफिनेशन पढ़ ली, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ओके होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आ जाए जनाब, प्रोसीजर फॉर या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होंगी कितनी, पहले तो वो लिख लें। टाइप 2 एरर को शयान ने कहा है किससे डिनोट करेंगे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि टाइप 2 एरर को किससे डिनोट करेंगे, इसलिए आपने भी नहीं लिखना। उसके बाद हमारे सिलेबस में जो है वो है, एक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या टेस्टिंग ऑफ क्लेम, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या टेस्टिंग ऑफ क्लेम अबाउट पॉपुलेशन मीन। दूसरा हमारे सिलेबस में है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ओके होगी बात? तीसरे नंबर पर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये तीसरी दफा चीज आ रही है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। इसका सवाल कभी नहीं आया पेपर में, और सेम एज इट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस about difference between two population proportion। difference between two population proportion। ओके होगी बात? डन होगी बात? जी मेरे भाई, आगे चले फिर। चलें तो लिखें जरा, सबसे पहले टेस्टिंग प्रोसीजर
उमर ने कहा है कि ये अल्टरनेटिव पर अप्लाई करेंगे या नल हाइपोथेसिस पे, दोनों पे अप्लाई हो रहा होता है, दोनों एक ही चीज है, नाम उल्टा है। टेस्टिंग प्रोसीजर्स फॉर पॉपुलेशन मीन, टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर पॉपुलेशन मीन। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है कि जब वो क्लेम करेगा कि उसकी पॉपुलेशन की लाइफ ये है, उसकी स्पीड ये है, उसका वेट ये है, कुछ भी वो क्लेम करेगा वो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। तो क्योंकि बात, तो क्योंकि बात तो सबसे पहला काम हम करेंगे फार्मूलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो जो क्लेम करेगा, सपोज दैट वो कहता है कि एवरेज लाइफ 17 इयर्स है, तो हम लिख लेंगे म्यू इज इक्वल टू 17। जो वो क्लेम करेगा, अगर वो इक्वल फॉर्म में क्लेम करेगा, किस फॉर्म में क्लेम करेगा? इक्वल फॉर्म में। इक्वल फॉर्म का मतलब क्या है कि वो कहेगा कि जी एज 17 इयर्स है या 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 ईयर है, या वो कह दे ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 है, या वो कह दे लेस देन और इक्वल टू 17 इयर्स है। मतलब ये स्टेटमेंट दे दे क्लेम करते वक्त के साथ वो इज या लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन बोले तो समझो वो अल्टरनेट सॉरी नल हाइपोथेसिस बता रहा है। अब फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके बिल्कुल उलट होगा। अगर म्यू इज इक्वल टू 17 है तो ये लिखेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 17। अगर म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 है तो ये होगा म्यू लेस देन 17, और अगर वो लेस देन और इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन होगा, और H1 के अंदर नॉट इक्वल होता है, मतलब इक्वल होता ही नहीं। तीनों स्टेटमेंट में देख लें इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन पेपर में आपने सबसे ज्यादा इसको फॉलो करना है, इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल। जो वो क्लेम बताएगा, जो वो क्लेम बताएगा वो H नॉट लिख लेना और H1 उसके बिल्कुल उलट लिख लेना। ओके होगी बात? तो मेन हम पहली ही स्टेटमेंट लेकर चलेंगे, वो 17 साल बता दे, 15 साल बता दे, 50 साल बता दे, जो वो स्टेटमेंट देगा हम उसको H नॉट लिख लेंगे। दूसरा स्टेप होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, कोई मुझे बताएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस होता है या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन होता है? एनीवन? कोई बंदा बताएगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन होता है या एक्सेप्टेंस होता है? मिले जुले आंसर आ रहे हैं। हाशिर भाई तो सुन लें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन को कहते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस
प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन को कहते हैं और उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। और जो एक्सेप्टेंस होता है ना वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ये मोस्टली 5% होता है या ये 10% होता है या 1% होता है या 2% होता है, लेकिन आज तक पेपर में मैक्सिमम 10% से ज्यादा नहीं आया। पेपर में जब भी जिधर भी पेपर हुए हैं आज तक 10% से ज्यादा नहीं आया। डन होगी बात। चलें जी, तीसरे नंबर पर हमने लिखना है टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड मतलब जी टेस्ट इस्तेमाल करना है या टी टेस्ट इस्तेमाल करना। वही निशानी, अगर n ग्रेटर देन 30 है तो जी टेस्ट, n लेस देन 30 है तो टी टेस्ट। n ग्रेटर देन 30 है तो जी टेस्ट, n लेस देन 30 है तो टी टेस्ट। तो z का फार्मूला इस्तेमाल होगा x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट। अगर आप गौर फरमाए नीचे वही सैम्पलिंग एरर ऑफ मीन लिखा हुआ है, या फिर t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर s ओवर n अंडर रूट। एक ही चीज है, अगर n ग्रेटर देन 30 है तो z, लेस देन 30 है तो t, फार्मूला एक ही लगेगा। ठीक होगी बात। इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि हम ये खुद कैलकुलेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि हम खुद कैलकुलेट करते। डन, क्लियर होगी बात। उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने रिजेक्ट करनी है क्लेम या एक्सेप्ट करना है। उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन, कि हमने जो क्लेम पॉपुलेशन का है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो कैसे होगा? जी टेस्ट लगेगा तो उसका फार्मूला भी लिख लें, जी लेस देन माइनस जी अल्फा बाय 2 एंड जी ग्रेटर देन प्लस जी अल्फा बाय 2। ये अप्लाई कल करवाऊंगा, अभी आप लिख लो। अगर जी टेस्ट लगेगा मतलब n ग्रेटर देन 30 है, और अगर टी टेस्ट लगेगा तो उसका फार्मूला भी लिख दो, t लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2v एंड t ग्रेटर देन प्लस टी अल्फा बाय 2v। लेस देन है, सॉरी, z टेस्ट लगेगा तो z की वैल्यू z टेबल देखेंगे, और अगर t टेस्ट लगेगा तो t का टेबल देखेंगे। कैसे देखना है वो कल क्वेश्चन में बताऊंगा। एंड लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन। हमने कंक्लूड करना है कि हमने वेदर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट द क्लेम, कि जो उसने क्लेम किया है पॉपुलेशन के बारे में हमने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो आपने कल का काम ये है कि ये टेस्टिंग प्रोसीजर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, सवाल करते हुए सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो 5 डेफिनेशन और ये टेस्टिंग प्रोसीजर, तो कल इंशाल्लाह हम इस पर मजीद बात करेंगे और परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा अच्छी तरह प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो कल आपने ये टेस्टिंग प्रोसीजर याद करके आना। ठीक है मेरे भाई।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।